Yes, now your new topic, that one is ki how strong acid and base, or how strong are acid and base, यानी एसिड और बेस कितने स्ट्रांग हैं या कैसे हैं, हम उनको कैसे जान सकते हैं, कैसे उनका आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस है। तो जनरली तो हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रांग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है या स्ट्रांग बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, और वीक एसिड या बेस जो है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। इसके अलावा भी अदर टेक्निक हैं जिससे हम किसी भी एसिड या बेस के लिए वो कितना स्ट्रांग या वीक है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक स्केल बेटा डेवलप की गई, और उस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, हियर P means potential, that is power, and H is stand for H plus ion concentration. Okay, so here pH means potential of H plus ion concentration, यानी किसी भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है। ओके, चुप रहो यार आदिल। और इसी को माइक ऑफ कर लो बेटा, इसी को ही हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। और कैसे कहते हैं, किसने डिस्कवरी किया, तो पीएच स्केल को डिस्कवर किया था या इसकी स्टडी सबसे पहले किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन जो है एक साइंटिस्ट हैं, सोरेनसन ने पीएच को एक्सप्लेन किया और क्या बताया कि कैसे हम पीएच को फाइंड कर सकते हैं किसी भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। किसी भी सोल्यूशन के H प्लस आयन का नेगेटिव लॉगरिथम लेने पर जो वैल्यू आती है उसी को हम पीएच कहते हैं। यानी अगर हम पीएच को लिखें, फोन माइक आप कर लो बेटा, आवाज नहीं आ रही थी, सर रिपीट करते। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि सोरेनसन ने क्या बताया कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या बताते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। यानी किसी भी सोल्यूशन मीन्स एसिड या बेस का सोल्यूशन हो, उसमें जो H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे उनके H प्लस आयन का निगेटिव लॉगरिथम लेने पर जो वैल्यू आती है वो pH कहलाती है। और इस pH के द्वारा हम एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हेलो, ये दिव्या कौन है, दिव्या माइक आप करो, दिव्या, दिव्या दिया, दिया कोई है, माइक आप करो, दिया किसी का लिखा है, माइक आप करो। देखो बेटा, मुझे जो है ज्यादा समझाने से अच्छा सबसे बेस्ट वे मिलता है कि रोज रोज समझाने का मतलब नहीं है। अगर मेरे पढ़ाते समय आप पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना पूछ सकते हो आप, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अननेसेसरी घर की आवाज आई और माइक ऑन रहा तो सीधा मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक। तो इतना आप समझते रहो, मैं कुछ अब कहूंगा नहीं, इसके बाद सीधा रिमूव करूंगा अगर घर से अननेसेसरी आवाज आई। और या तो आप माइक ऑन करो, तो इतनी जरूर क्षमता रखो कि आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। क्लियर? तो नाउ कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH,
एक चीज और, अभी हमने जैसे कहा कि किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, चाहे एसिड हो या बेस हो, जब उसको वाटर में आप डिजॉल्व करते हो या वाटर में वो प्रेजेंट होता है, तो हमने क्या कहा, उसमें H प्लस आयन कितने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि डू H प्लस आयन आर प्रेजेंट इन द बेसिक सोल्यूशन आल्सो, इफ यस तो देन व्हाई बेसिक सोल्यूशन इज नॉट एसिडिक, या जो है डू एसिडिक सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स OH माइनस आयन, इफ यस तो व्हाई नॉट दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? यानी आप पहले तो ये समझ लो, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों में H प्लस और OH माइनस आयन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ध्यान दो बेटा, चाहे सोल्यूशन हमारा, थोड़ा और डिटेल जान लो तब फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे बेसिक हो, एसिडिक में भी H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट होंगे और बेसिक में भी H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, ठीक ना। इसका रीजन है बेटा कि चूंकि इनको जब वाटर में मिक्स करते हो तो वाटर में जो है H प्लस और OH आयन होते हैं, तो चाहे एसिड को वाटर में डिजॉल्व करो चाहे बेस को, उसमें H प्लस और OH माइनस आयन दोनों होते हैं। क्लियर? अब ये ओके, अब क्या होगा बेटा कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है, वाटर का ही जो है H प्लस और OH माइनस आयन जब किसी एसिड या बेस को आप डिजॉल्व करते हो वाटर में तो वो प्रेजेंट होता है। तो अगर एसिड है, देखो अगर हम एसिड को लेते हैं HCl मान लो, तो H प्लस और Cl माइनस आयन दिया, तो एसिड में भी क्या हो गया, H प्लस तो है ही है, एसिड वाला भी H प्लस और वाटर का भी, और OH माइनस वाटर वाला है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में भी OH माइनस है, लेकिन चूंकि H प्लस आयन अधिक होता है इसलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें एसिडिक ही मिलता है और OH माइनस की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। इसी तरह से अगर आप बेस को डिजॉल्व करते हो वाटर में तो Na प्लस एंड OH माइनस, यानी OH माइनस बेस का भी रहेगा और वाटर का भी रहेगा, लेकिन H प्लस आयन किसका होगा, वाटर वाला। तो वाटर के H प्लस आयन की क्वांटिटी बहुत कम होगी और OH माइनस की क्वांटिटी बहुत अधिक होगी, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है वो बेसिक ही होता है और उसमें एसिडिक कैरेक्टर हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। क्लियर? सर एक बार और बता दीजिए कैसे। देखो पहले तो ये जान लो चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे बेसिक हो, दोनों ही सोल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। अब है क्यों प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, समझो। चूंकि इन सबको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में क्या होगा, H प्लस आयन भी होता है OH माइनस आयन भी होता है। तो अगर एसिड को डिजॉल्व करोगे बेटा तो एसिड का H प्लस और जो है उसका अदर आयन, जैसे HCl लो लगे Cl माइनस आयन रहेगा, तो एसिड ने तो केवल H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, लेकिन चूंकि वाटर में था तो वाटर ने OH माइनस आयन भी प्रेजेंट किया है, प्रोड्यूस किया है, इसलिए एसिडिक सोल्यूशन में OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये कहां से आते हैं, वाटर से आते हैं। इनकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही कम होती है, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक ही होता है। क्लियर? इसी तरह से अगर बेस को डिजॉल्व करोगे तो बेस आपका OH माइनस आयन देगा, लेकिन H प्लस आयन वाटर से आया रहेगा, और इस तरह से क्या होगा कि एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों में H प्लस और OH माइनस आयन
प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों कहां से आते हैं? एसिडिक में OH माइनस वाटर से आता है, बेसिक में H प्लस आयन वाटर से आता है, एक चीज। दूसरा, तो अगर एसिडिक में OH प्रेजेंट है तो बेसिक क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि एसिडिक में H प्लस की क्वांटिटी OH से अधिक होती है, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक ही रहता है, तथा बेसिक सोल्यूशन में OH की क्वांटिटी H प्लस आयन से अधिक होती है, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक ही रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? बोलो। सर बोल रहे हैं कि सर एक बार जो पीछे का पढ़ा है वो रिकैप कर दीजिए। पीछे का रिकैप करने का चांस नहीं है। और बोलो, तुम्हें कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई चीज ना जानते हो तो वो बताओ। पीछे का हम पूरा चैप्टर कैसे रिकैप करेंगे? वो यूट्यूब पे जो लोग डालते हैं वो लोग जानेंगे। ब्रजेश सर से आप बात करो, वो मैं नहीं जानता, वो ऑफिशियल चीज है। मैं जो पढ़ाता हूँ मैं उसका जानता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया। अगर टॉपिक आपको नहीं आता है आप पूछ लो, मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उस पर आप बात कर सकते हो, फोन से बात कर सकते हो, पूछ लो। अगर यहाँ भी आपका नाम क्या है? यहाँ भी कोई टॉपिक नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको भी पूछ सकते हो, ठीक ना? ओके सर। सर आपका नाम क्या है सर? नाम जो है सुनोगे ना, त्रिपाठी सर है ना? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। So why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Because of they are unable to give H plus ion. Without water they are unable to ionize and gives H plus ion. That's why they are unable to show acidic character. Similarly, base also unable to give OH minus ion, and so they are also unable to show basic character in the absence of water. Okay? वाटर में ही वो डिजॉल्व होकर H plus ion देता है। यस Sir, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Due to presence of ion. It is already explained by us in the previous class. At that time we have already explained that all the acid, base and salt are able to give ion in the aqueous solution. That's why they are able to conduct electricity. Any material which can able to gives ion in the aqueous solution, that one is able to conduct electricity. I have also explained that कि rain water or tap water or any other water is able to conduct electricity due to presence of salt or acid or base as a impurity, but the pure water is unable to conduct electricity up to this level. The notes has been already sent by us in your group. Okay? यहाँ तक का नोट्स भेजा गया है, आप उसमें पढ़ोगे तो मैंने इस सबको पॉइंट वाइज लिखा है कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना? पिछला जहाँ तक पढ़ाया गया था वहाँ तक। हेलो, यस Sir, what happened to an acid or a base in a water solution? What happens in acid or a base in a water solution? और आगे बोलो, कुछ आवाज आपकी फटी फटी आ रही है बेटा। Or a base in a water solution? आवाज बेटा कट रही है, फिर से बोलो थोड़ा। Sir, what happened to an acid or a base in a water solution? When it dissolve in water solution? Yes sir. वो तो पढ़ा ही रहे हैं भैया, वो तो दे ही रहे, वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो H प्लस आयन देगा, वो तो टॉपिक चल ही रहा है ना बेटा। एसिड या बेस को जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ठीक सर, ठीक बोलो। और कुछ पूछना है? नाउ सी, आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही है दिया, आपकी आवाज सही नहीं है, आवाज थोड़ा क्लियर करो। आपका नेटवर्क वीक है क्या? तो यहां पर क्या होगा बेटा कि चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों में ही उसके अपोजिट आयन, दैट इज एसिड है तो OH माइनस आयन भी होंगे और बेस है तो H प्लस आयन भी होते हैं। और चूंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है
इसलिए उनमें दूसरा वाला कैरेक्टर नहीं आता है, केवल वो एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर और बेस है तो बेसिक कैरेक्टर हमें ऑब्जर्व होता है। क्लियर। अब हम पीएच पे आते हैं। तो पीएच का कैलकुलेशन आपके यहाँ नहीं है, फार्मूला भी नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है। आप हायर क्लास में आओगे 11-12 में। हेलो सर किसकी क्वांटिटी कम होती है? क्या है? वाटर का पीएच नंबर। वाटर जो प्योर होगा उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इस तरह से आपका और पीएच का कैलकुलेशन आपके यहाँ नहीं है, केवल हमको ये जानना है कि जब हम किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का पीएच स्टडी करते हैं तो देन वी गेट द पीएच फ्रॉम 0 to 14। हम किसी भी मटेरियल का चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, अगर हम पीएच की स्टडी करते हैं तो देन हमें पीएच की वैल्यू जो मिलती है वो 0 to 14 मिलती है ना। और एक चीज जान लो, आप आपकी क्लास में नहीं है बट आप जानते रहो पीएच की वैल्यू निगेटिव में भी हो सकती है और मोर देन 14 भी हो सकती है। बट आप अभी अपने क्लास तक ये जानते रहो कि 0 to 14 होती है। और जो पीएच की वैल्यू 0 to 14 होती है, यहाँ पर क्या होगा कि जो है 7 जो है ये वैल्यू देता है न्यूट्रल मटेरियल की, यानी कोई भी अगर मटेरियल न्यूट्रल है उसका पीएच 7 आएगा। एबव 7 और बिलो 14 यानी 7 से 14 तक जो भी मटेरियल होंगे दे विल बी बेसिक इन नेचर, and the material which pH is less than 7 they all are acidic in nature. And from 0 to 3, 0 से 3 pH जिनका होता है ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और 3 to below 7 जो होंगे इनका जो नेचर होगा वो वीक का होगा। लेकिन फिर भी आप ये जान लो कि जो 3.1 है और 6.9 है, इसमें जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। यानी इसमें भी अगर हम पूरा पॉइंट में ले लें तो 4 और 5 है तो 4 वाला मोर एसिडिक होगा देन 5 वाले से। क्लियर। और इसी तरह से 11 to 14, जो 11 to 14 होंगे जिनका पीएच वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जिनका एबव 7 और 11 के बीच में होगा वो वीक बेस होते हैं। इसके अलावा Sir, यस base can burn our skin. मतलब कहाँ चले गए, बात क्या हो रही, कहाँ पे आ गए? स्किन पे बर्न कर सकते हैं। बेस की एसिड सभी बर्न कर सकते हैं, वो उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि बेस कैसा है, कितना स्ट्रांग है। वाटर को ले लोगे, अगर हाथ डाल दोगे तो वाटर में, और सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसमें हाथ अगर डालोगे तो कुछ नहीं बचेगा। बाद में जहां तक हाथ उसमें ऐड किए रहोगे, हाथ जितना डूबा रहेगा वो हाथ उसी में जा करके मिक्स हो जाएगा। ठीक ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड की क्वालिटी होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाथ पर रख लोगे, पूरा जो स्किन वगैरह है सीधा वो क्या करेगा कि स्किन पूरी आपकी जो है वो निकल जाएगी, उसमें हाथ में से केवल बोन्स बचेंगी और बाद में बोन भी रिएक्ट कर जाएगी। ठीक ना, तो वो नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, इसी तरह से आप देखो 7 से जैसे जैसे नीचे आओगे जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है वो बढ़ता जाएगा। यानी जो 0 होगा ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, जिसका पीएच 0 होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और जिसका पीएच 14 होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। जैसे HCl जो है बेटा 1 मोलर HCl, इसका पीएच 0 होगा, और NaOH अगर 1 मोलर है तो इसका पीएच 14 होता है। ठीक ना, तो जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा
एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। और इसी तरह जैसे जैसे पीएच घटेगा, डिक्रीज होगा 14 से, वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। 0 पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, सबसे अधिक स्ट्रांग होगा एसिड, और 14 पर सबसे स्ट्रांग बेस होगा। और इस तरह से जो है हम किसी भी मटेरियल के एसिडिक या बेसिक नेचर को जो है उसके पीएच के आधार पर, पीएच की वैल्यू के आधार पर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, सर जो पीएच 14 से अधिक पीएच रहेगा के वो, लिए क्या बेटा? सर जो 14 से अधिक रहेगा वो, 14 से अधिक रहेगा, यही रहेंगे, लेकिन इसकी मोलैरिटी या स्ट्रेंथ या पावर इसकी चेंज हो जाएगी। अगर हम इसमें मोलैरिटी की बात करेंगे, मोलैरिटी की बात करेंगे तो तुम लोग गायब हो जाओगे, अभी छोटे हो। तो अभी हमें लगता है कि तुम्हारे लिए 14 तक इनफ है। जब 11-12 में आओगे, आगे क्लास में पढ़ोगे, तो वहां आगे वाला भी आपको बताएंगे, ठीक ना। अभी हम उसका कैलकुलेशन करके बताना शुरू करेंगे तो तुम लोग गायब हो जाओगे, छोटे बच्चे हो तो उतना अभी आपके क्लास में उतना डिटेल नहीं है बेटा, तो आपके समझने में भी प्रॉब्लम आएगा। आगे क्लास में आप पढ़ोगे, बट अभी आप जान लो कि 0 to 14 आपके लिए इनफ है। बट इतना जानते रहो 0 से लेस भी हो सकता है और 14 से मोर भी हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रेंथ या उसका पावर या उसका कंसंट्रेशन कैसा है। क्लियर? तो उसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे। बोलो सर बोलो। सर ये जो बनाए हैं ये स्केल है क्या पीएच का? ये पीएच स्केल है, यानी पीएच जो है 0 to 14 आता है, उसमें कैसे आप स्ट्रांग किसको कहोगे, वीक किसको कहोगे, वो आपको यहाँ पर शो किया गया है, दिखाया गया है। इसी तरह आपने बुक में देखा होगा जो पीएच का एक स्केल जैसा बना हुआ है, उसमें कलर भी दिखाया है, तो पढ़े होगे। एसिडिक में डार्क रेड कलर होता है स्ट्रांग में, और वीक अगर बेस होगा तो वहां पर ब्लू होता है। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर में, उसका ब्लू कलर देखे होंगे फेड होता गया है, लाइट होता गया है, हल्का होता गया है, ठीक ना, और धीरे धीरे ग्रीन हो गया है। बाद में देखे होंगे जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, और लास्ट में डार्क रेड हो जाता है ना। देखोगे उस तरह पीएच स्केल जो बनी है आपकी बुक में, वो इस तरह से दिखाया गया है, ठीक ना। तो जिस तरह पीएच होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो कलर आता है। अब बेटा कैसे चेक करेंगे ये एसिड है या बेस है? अरे भैया उसका कलर दिखाई पड़ेगा। जैसे लिटमस क्या करोगे, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो रेड हो जाएगा। अगर रेड होता है तो इसका मतलब स्ट्रांग एसिड है। अगर ऑरेंज हो गया, जैसे एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड क्या है, वीक एसिड होता है, उसका कलर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। उससे भी वीक होगा जैसे साइट्रिक एसिड वगैरह, तो तुरंत उसका कलर येलो हो जाएगा। तो जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा उसका कलर भी चेंज होता जाएगा, ठीक ना। तो कलर को देख करके भी आप उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकते हो कि ये वीक है कि स्ट्रांग है। बट कलर से आप केवल अप्रॉक्स वैल्यू बता सकते हो, करेक्ट वैल्यू कलर से नहीं बता पाते हैं। करेक्ट वैल्यू के लिए एक और आता है पीएच मीटर। पीएच मीटर में क्या होगा, उसमें बना रहता है पीएच में, जैसे 3.1, 3.2, 3.4, 4.16 इस तरह से। तो जहां तक जिस कलर तक वो रेड होगा या जिस कलर तक वो पॉइंट तक, जिस स्केल तक वो कलर उसका शो करेगा, उतना ही उस मटेरियल का पीएच होगा। जैसे 13.8 तक अगर वो मान लो कि ब्लू है तो उस मटेरियल का पीएच क्या है, 13.8 होगा। अगर 7.6 तक है ब्लू तो इसका मतलब 7.6 होगा। तो जिस कलर तक वो रहेगा, जिस पॉइंट तक, वो पीएच मीटर से आसानी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच मीटर भी आता है, पीएच का सोल्यूशन भी आता है, पीएच पेपर भी आता है, अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक ना। जैसा हमें यूज करना होता है, जैसे हमें आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं, ठीक ना। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज होता है, वन बाय वन आपको बताते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है बेटा, वो जनरली 5 to 7 पीएच पर वर्क करती है। ओके, हमारी बॉडी जो है 5 to 7 पीएच पर, यानी कि कह सकते हो कि हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम में वर्क करती है। हमारे लाइफ प्रोसेस जो है,
हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम में वर्क करती है। और इसी में आपने पढ़ा होगा कि जब फूड आप खाना खाते हो, फूड का डाइजेशन होना होता है, तो हमारी बॉडी से एक एसिड सेक्रीट होता है। क्या कौन सा होता है बेटा, बोलो? एसिड सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी गुड। HCl सेक्रीट होता है, पढ़ो ना। HCl HCl सेक्रीट होता है जो कि फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक मीडियम में फूड का डाइजेशन प्रॉपरली होता है। क्लियर? और अगर ज्यादा एसिड का सेक्रीशन हो जाए तो ये भी पढ़े हो कि एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी माने कि जिसको कहते हैं देसी भाषा में कि डकार आने लगती है, गैस टाइप की बन जाती है, इनडाइजेशन पेट ब्लास्ट हो जाता है ना, पेट ब्लास्ट हो जाता है जैसे इसका। तो इस तरह से क्या होगा, उसके लिए क्या करते हो, चूंकि एसिडिक मटेरियल होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक मटेरियल लेते हैं, जैसे एक डोमेस्टिक मटेरियल जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका यूज किया जाता है। और अगर हम दवाओं में बात करें तो दवाओं में क्या होती है, इनो है, ओसिड होती है, एंटा एसिड इनको बोलते हैं, जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं। उन केमिकल्स को या उन ड्रग्स को या उन दवाओं को हम एंटा एसिड कहते हैं। उसमें याद होगा यूनिएंजाइम है, ओसिड है, इनो है, इन सब का यूज किया जाता है जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं। ठीक ना? इसी तरह से बेटा जो टीथ होता है, टीथ में इनेमल वगैरह होते हैं, अगर ज्यादा एसिडिटी हो जाए, जैसे खाना वगैरह खाते हैं और दांतों में अगर शुगर या कोई कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जो है, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा फिर से देख लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जो टूथ है बेटा, दांतों में बेटा जो खाने के पार्टिकल होते हैं, जब वो फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और दांत, हेलो माइक ऑफ कर लो बेटा, घर में अगर बात करना हो तो माइक ऑफ कर लो, अदरवाइज जिसका माइक दिखा मैं सीधा रिमूव करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि टूथ में जो दांत होते हैं बेटा वो बेसिक नेचर का होता है, यानी दांत कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। और दांतों में अगर कभी कभी जैसे ब्रेड या रोटी के टुकड़े फंस गए या कोई मीठा मटेरियल फंस गया, तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको डाइजेस्ट करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो रिएक्ट करके दांतों को क्या करता है, टूथ डिके कराता है, यानी दांतों को धीरे धीरे कमजोर करता जाता है और दांत उससे खराब होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम ऐसे टूथपेस्ट को यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है और उसके एसिडिक इफेक्ट को रिमूव करता है, और इससे जो दांत हैं या जो टीथ होते हैं उनका डिके जो है वो प्रोटेक्ट होता है और एसिड का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए आपको बताएं, जो टूथ होते हैं, जो टूथपेस्ट होते हैं, सॉरी, टूथपेस्ट में मेनली जो मटेरियल यूज होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो बेसिक नेचर का होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अदर मटेरियल भी मिक्स किए जाते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी टूथपेस्ट में होता है। ठीक, अदर चीजों में बेटा जो सॉइल है, सॉइल भी होती है कि अगर एसिड रेन पढ़े होगे कि जब बरसात का पानी जो रेन वाटर है उसका पीएच 5.5 से लेस हो जाए या 5.6 से लेस हो जाए, तो वो एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उस रेन वाटर एसिड बन जाता है। अरे एसिड तो पहले भी, अगर 5.7 से नीचे है तब भी एसिड है, लेकिन उसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। जो रेन वाटर होता है, कैरेक्टर बढ़ जाता है। रेन वाटर का कैरेक्टर जो है एसिडिक होता ही है, लेकिन जब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा यानी पीएच 5.5 से लेस हो जाएगा, उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। और वो जो है, जो सॉइल बेसिक होती है, जो सॉइल बेसिक नेचर की होती है बेटा, उसके एसिडिक इफेक्ट को रिमूव कर देता है, बेसिक नेचर को रिमूव कर देता है, और वो सॉइल या मिट्टी जो उसकी फर्टिलिटी है उसको रिमूव कर देता है, यानी डिक्रीज करता है। और अगर एसिड रेन कंटिन्यू होती रहे तो धीरे धीरे उस सॉइल की फर्टिलिटी भी
रिमूव हो जाती है ना, धीरे धीरे फर्टिलिटी कम हो जाती है और उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, बंजर यानी कि बैरन, है ना, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, बैरन हो जाता है और इस तरह से उस सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। और उस सॉइल को ठीक करने के लिए हम बेसिक मटेरियल जैसे देखे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट या जो है अदर मटेरियल उसमें ऐड किया जाता है जिससे उसका बेसिक कैरेक्टर आ जाए, या देखे होंगे मिट्टी में जिप्सम वगैरह भी ऐड किया जाता है कभी कभी। इसके अलावा जो है अदर चीजों में तो जो एक दिखाया गया है नेचुरल में, तो नेटल प्लांट होता है, या नेटल प्लांट के अलावा जो वेस्प होता है, स्कॉर्पियन होता है, आंट होता है, जितने भी हैं, चाहे आंट हो, वेस्प हो, जिसको हाड़ी या बिरनी गांव की भाषा में कहते हो, वेस्प बर्रो जिसको कहते हो, वो जब स्टिंग करती हैं या नेटल प्लांट जो स्टिंग करता है, उनके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, HCOOH, ये मेथेनोइक एसिड होता है बेटा, है ना। और ये मेथेनोइक एसिड ही जब ये स्टिंग करती हैं, आपके बॉडी में स्टिंग करने पर मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, जिससे पेन क्रिएट होता है। देखिए ना, जब वेस्प वगैरह है या चींटी काटती है या स्कॉर्पियन काट मारता है, डंक को स्टिंग करता है या काटता है, तो दर्द होता है, और वो पेन या दर्द किसके कारण से होता है, मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड इसको बोलते हैं, ये उनमें पाया जाता है। और अगर इसके इफेक्ट को हमें रिमूव करना है तो क्या करना चाहिए, बेस को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए जहां पर स्टिंग किया है। और इसीलिए देसी भाषा में गांव के लोग क्या करते हैं, जहां पर वेस्प वगैरह स्टिंग किए रहती है, वहां पर कहते हैं चूना लगा दो ठीक हो जाएगी। चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, जो इसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और इससे पेन से हमें रिलीफ मिलता है। इसी तरह से नेटल प्लांट जो होता है वो फार्मिक एसिड को या मेथेनोइक एसिड को निकालता है। और उसी के पास एक और प्लांट पाया जाता है, डक प्लांट, बुक में आपके फिगर दिया है। डक प्लांट जो है बेसिक नेचर के मटेरियल को सिक्रीट करता है, यानी जहां पर जो है नेटल प्लांट स्टिंग किया हो, उसके हेयर्स जो हैं, हेयर्स माने उसमें छोटे छोटे कांटे नुमा रोए टाइप के निकले रहते हैं, स्टिंग करते हैं तो मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में जाता है जो पेन क्रिएट करता है। और डक प्लांट की अगर पत्तियों को रगड़ लिया जाए उस प्लेस पर, वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो बेसिक इफेक्ट जो है एसिड नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर हमें इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, इस तरह से जो पीएच है इसका हमारे लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। ओके बोलो, हेलो सर थोड़ा साइड हो जाइए। और किसी को बेटा कोई दिक्कत? सर इधर को नहीं दिख रहा है। अरे इधर कुछ नहीं लिखा है, जो दिख रहा है तुम्हें उतना ही लिखा है। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो पीएच से होते हैं। वही तो बताया बेटा, पीएच सेंसिटिव प्लांट और एनिमल में क्या हुआ, जैसे आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो भी हैं, वो एसिडिक मीडियम में होती है, यानी 5 to 7 पीएच के रेंज में होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ब्लड जो है, ब्लड का पीएच 7.8 होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। तो सभी कुछ पीएच पर ही डिपेंड करता है। अगर एसिड का सेक्रीशन ना हो तो आपके फूड का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, है ना, इनडाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो पीएच सेंसिटिव नहीं हुआ, या ज्यादा एसिड हो जाए तब भी इनडाइजेशन हो जाएगा, यानी डाइजेशन आपका प्रॉपरली नहीं होगा, है कि नहीं। टूथ है, टूथ में पढ़े ही आप कि अगर पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या होगा, जो दांत है आपका टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दांत बेसिक नेचर का होता है और बेस है वो, तो एसिड से रिएक्शन करके क्या होगा, वो तुरंत रिएक्ट करके धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और वो टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, यानी दांत धीरे धीरे खराब होगा, जिसको देसी भाषा में बोलते हो खोड़िला लग गया, है कि नहीं। और कोई दिक्कत बेटा?
आवाज बेटा आपकी भी कट रही है, सबकी आवाज तो आ रही है, आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है क्या? Excuse me, sir. Excuse me, sir. यस। Sir, a question, sir. Sir, what effect does the concentration of H plus aqueous ion have on the nature of solution? नेचर ऑफ Solution. तो H प्लस आयन में क्या आएगा वो तो बताएंगे ना बाबू। किसी भी एसिड में Yes, sir. जब एसिड को डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा, पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था। Yes, sir. और Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे। जैसे हमने बताया था कि Decrease. अगर Yes, sir. जबकि जैसे मैंने बताया था कि मान लो 100 आयन पहले थे 1 लीटर में, और अगर आप 2 लीटर कर दिए, डाइल्यूशन कर दिए, तो 100 आयन अब 2 लीटर हो गए, यानी पर लीटर क्या हो गया? 50 आयन हो गया। Yes, sir. डाइल्यूशन Increase. तो सोल्यूशन में क्या होगा? H प्लस आयन जो है जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे, जैसे जैसे डिक्रीज करते जाओगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, Yes, sir. है ना। और बेसिक सोल्यूशन है तो Okay. नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिक्रीज करते जाएंगे। Yes, sir. नाउ साल्ट। Okay, sir. Thanks. Now your next topic, that one is salt. तो साल्ट याद होगा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो देन दे फॉर्म्स salt and removes water. That is, when acid react with base, it forms salt and water. Okay. तो साल्ट किसको कहोगे? अगर हम जैसे हमने रिएक्शन पढ़ा, हम ये जानते भी हैं साल्ट बनता है, तो अगर हमको साल्ट को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे? ए मटेरियल व्हिच वन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ या बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज साल्ट. क्लियर? ए सब्सटेंस और मटेरियल which one is formed by the reaction of acid and base is known as salt. Clear? ऐसा मटेरियल जो एसिड और बेस के रिएक्शन द्वारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? साल्ट कहेंगे. क्लियर? कोई दिक्कत? A material which one is formed by the combination of acid and base is known as salt. Clear? Salt. अब Yes, sir. साल्ट क्या है? एसिड और बेस के रिएक्शन से जो मटेरियल बनता है उसे हम कॉम्बिनेशन है. जैसे NaCl है, NaBr हो गया, NaI, Na2CO3, Na2SO4, इसी तरह से दूसरा ले लो, The combination of acid and base are known as salt. CaCl2, CaBr2, CaI2, CaCO3, CaSO4, ये सभी क्या हो जाएंगे? साल्ट होंगे. क्लियर? अब जो है थोड़ा सा और डिटेल दिया है साल्ट का. ओके, यहां पर ये समझ लो बेटा कि अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ साल्ट. नेचर ऑफ साल्ट, या यहां पर कह दें तो इसी को टॉपिक कहते हैं, हायर क्लास में और डिटेल पढ़ोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट. ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम पलट दें तो क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस वाटर, देन क्या मिल गया? एसिड एंड बेस. ये समझा? उसी रिएक्शन को तुम्हें केवल पलट देना है, उल्टा लिख दो, इसको रिवर्स कर दो. क्लियर? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स करेस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस. दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट.